नमस्कार, देशहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पिछले कुछ दिनों से देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि खबर आई है कि सरकार संसद के इस सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कानून बनाने जा रही है। जैसे ही भारत में नए कानून की खबर आई और क्रिप्टो करेंसी पर बैन की आशंका बढ़ी, क्रिप्टो करेंसी के बाजार में हाहाकार मच गया। बिटकॉइन, इथेरियम, टाइटर, रिपल, डोजेकॉइन, पोल्काडॉट, सारे के सारे वर्चुअल करेंसीज का मार्केट क्रैश करने लगा। सुबह से शुरू हुई गिरावट में क्रिप्टो करेंसीज के दाम 15% तक गिर गए और इसका मतलब यह हुआ कि बैन की खबर भर से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के सैकड़ों अरब डॉलर लुट चुके थे। हालांकि बाद में जब खबर आई कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी, रेगुलेट होगी, तब इन क्रिप्टो करेंसीज के दामों में सुधार हुआ। यहां दर्शकों की जानकारी के लिए यह जिक्र करना भी जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये किसी देश की मुद्रा यानी करेंसी से कैसे अलग है और आज दुनिया भर में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम से ही साफ है कि ये एक करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी रुपया, अमेरिका की डॉलर, ब्रिटेन की पाउंड, रूस का रूबल, दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है, लेकिन ये किसी देश या सरकार की करेंसी नहीं है, क्योंकि फिजिकल मुद्रा या करेंसी सरकार छापती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी छापी नहीं जाती, बल्कि कंप्यूटर पर क्रिप्टोग्राफी के जरिए तैयार की जाती है, जिसे माइनिंग कहते हैं। इसमें बहुत मेहनत, पैसा, वक्त और ऊर्जा की खपत होती है। जिस तरह किसी देश की करेंसी में पूंजी का लेन देन किया जाता है, आजकल उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी पूंजी का लेन देन हो रहा है। लेकिन फर्क यह है कि किसी देश की करेंसी को आप छू सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अपने डिजिटल खाते में देख सकते हैं। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि किसी देश की मुद्रा की कीमत की गारंटी वहां की सरकार देती है, लेकिन इन क्रिप्टो करेंसीज की कीमत की गारंटी कोई नहीं देता। एक और फर्क यह भी है कि किसी देश की मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव और न्यूनतम मूल्य पर नियंत्रण होता है। क्रिप्टो करेंसीज की कीमत पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। ये तो बेसिक फर्क है किसी देश की करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन इन दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में चर्चा क्यों हो रही है और भारत सरकार इस पर कानून क्यों बना रही है? तो आपको ये समझना जरूरी है कि आज दुनिया के बड़े से बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में उतना कारोबार नहीं होता है जितना क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंज में कारोबार हो जाता है। उदाहरण के लिए बताएं तो क्रिप्टो एक्सचेंज रोज का कारोबार 35 अरब डॉलर, ये जो है क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, वहां पर औसतन रोज 35 अरब डॉलर का कारोबार करता है। उसी तरह OKX नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज में रोजाना औसतन 10 अरब डॉलर का कारोबार होता है। कॉइनबेस नाम का एक और एक्सचेंज है जिसमें रोज औसतन 7.4 अरब डॉलर का कारोबार होता है। क्राकिन नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज में 1.47 अरब डॉलर का कारोबार होता है। बिटफीनेक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज में हर दिन औसतन 1.04 अरब डॉलर का कारोबार हो जाता है। ये तो टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात हम बता रहे हैं आपको। भारत में ऐसे 16 बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं और दुनिया भर में तो 300 से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जहां क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सारा कारोबार अनरेगुलेटेड है, यानी इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हो रहा है। स्वागत है अगर ऐसा कानून आता है, बहुत स्वागत की बात है। और मुझे लग रहा है इससे जो ये अवैध तरीके से 4000 से ज्यादा करेंसी चल रही थी, इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है, इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। फिलहाल तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते, लोगों को नुकसान हुआ, उनको समझ ही नहीं आया कि वो कहां जाके शिकायत करें, वो चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। स्वागत करने लायक कदम है, देखें बिल कैसा आता है। तो इस क्रिप्टो करेंसी का कारोबार होता कैसे है, कैसे लोग इसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन खतरे की बात तो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा तादाद में भारतीय शामिल हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में क्रिप्टो के सबसे ज्यादा निवेशक भारत में हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है। भारत की कुल आबादी के 7% लोग इस कारोबार में जुड़े हुए हैं और इस तरह सिर्फ भारत से क्रिप्टो करेंसी में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है।
गौर करने वाली बात यह भी है कि क्रिप्टो में निवेश करने वालों की औसतन उम्र 24 साल है, यानी उनका ये पहला निवेश है। और क्रिप्टो के इन निवेशकों में 60% निवेशक मध्यम और छोटे शहरों के लोग हैं। भारत में इस वर्चुअल यानी कि आभासी कारोबार को लेकर इसलिए चिंता जताई गई क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के इस पूरे कारोबार में सबसे ज्यादा निवेशक हिंदुस्तान के हैं और सबकी पूंजी एक ऐसे कारोबार में लग रही है जहां बेहिसाब मुनाफे की मायावी दुनिया है और जोखिम का अंतहीन जाल। भारतीयों की गाढ़ी कमाई को ऐसे जोखिम में झोंकने से रोकने के लिए सरकार को अब इस पर कानून बनाना पड़ रहा है। इसे लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कई बैठकें की हैं। एक बिल भी तैयार किया गया है और सूत्रों के मुताबिक इसी बिल में यह प्रावधान हो सकता है कि सरकार दुनिया भर में चल रही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर भारत में पाबंदी लगा सकती है। हालांकि ये ब्लैंकेट बैन नहीं होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन हो सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के निवेश के लिए एक रेगुलेशन भी बनाया जा रहा है और तैयारी यह भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी ला सकती है। इसे भारत की आधिकारिक डिजिटल करेंसी माना जाएगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार जो फैसला करने वाली है उसे लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जहां तक क्रिप्टो करेंसी का बिल पर है, सरकार उस पर गंभीर है क्योंकि देश में बहुत से लोग अनसिक्योर्ड पैसा उसमें लगा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं वो उसका कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बयान को देखा होगा, उन्होंने दुनिया से अपील किया है कि क्रिप्टो करेंसी पे हम सबको मिल करके बैठ करके निर्णय लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। हालांकि इस बिल की रूपरेखा क्या होगी और वो सरकारी डिजिटल करेंसी किस सूरत की होगी, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। सरकार के पास क्या है मैकेनिज्म मुझे पता नहीं, आरबीआई कैसे करेंगे पता नहीं। तो सरकार की ये फैसले में हमें बहुत सारे सवाल है, इसको रेगुलेशन कैसे होगा और खास बात सरकार अपनी मर्जी से कुछ ना लाए तो बेहतर है। हिंदुस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे पार्टी भी है हमारे देश में। सरकार अपनी मर्जी माफिक कोई कदम ना उठाए तो देश के लिए हित होगी, ये मैं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी क्रिप्टो पर किसी तरह का कानून बनाने से पहले एक्सपर्ट से राय की मांग कर रही है। तो याद दिला दें कि क्रिप्टो करेंसी का यह मसला पहली बार चर्चा में नहीं आया है। 2018 में रिजर्व बैंक ने इस पर बैन लगा दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन हटाया। उसके बाद जब भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ने लगा, उस कारोबार में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश होने लगा। कई मामलों में इन निवेशों को लेकर टेरर फंडिंग, ड्रग्स रैकेट और हवाला जैसे अपराधों के तार जुड़ते दिखाई देने लगे। तो सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया और सभी पक्षों से विचार विमर्श करके कानून लाने का फैसला किया। और जब यह फैसला हो गया तो भारत के 10 करोड़ निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके निवेश का क्या होगा। इसके बारे में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी क्या राय रखते हैं वो सुनिए जरा। उस पर सरकार या फिर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का अगर कोई भी कंट्रोल नहीं है तो इसलिए सरकार का ये एक्शन जरूरी था। भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इन क्रिप्टो करेंसी को बेचकर निकलना होगा। अब आई एम श्योर कि जब तक बिल बनेगा, पास होगा, कानून बनकर आएगा, तब तक आपके पास वो मौका होगा निकल जाने का। भारत के बैन करने का असर बड़ा होगा, लंबा होगा। उसकी वजह सबसे साफ है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ हैं। नंबर 1 कंट्री है हम क्रिप्टो में पैसा लगाने के मामले में। जो क्रिप्टो में पैसा लगाकर बैठे हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ बेचना है, अब खरीदना किसको ही नहीं है। तो खरीदेगा कौन? आपके मेरे सबके पास में क्रिप्टो है और हम सब बेचने निकले तो हमारे मुकाबले में दुनिया में इन्वेस्टर हैं ही कितने। तो जानकारों की राय में तो क्रिप्टो में निवेश से भारतीय निवेशकों को दूरी बना ही लेनी चाहिए क्योंकि पता नहीं इस कानून में क्या प्रावधान हो और कहीं पाबंदी लग गई और क्रिप्टो में जैसा कि जोखिम है उस हिसाब से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहां हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी में कारोबार कैसे होता है। तो ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो भौतिक रूप से वजूद में नहीं होती। इसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए तैयार किया जाता है और फिर निवेशक का डेटा सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन नाम की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें हर एक ब्लॉक एक खास कोड के जरिए जुड़ा होता है और बिना कोड के उसकी जानकारी पाना नामुमकिन होता है। तो इस तरह तैयार की गई क्रिप्टो करेंसी पूंजी निवेश का एक तरीका है। जैसे आप अपने पैसे खर्च करके शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं और शेयर बाजार के हिसाब से उस निवेश पर आपको फायदा या नुकसान होता है, ऐसे ही निवेश का एक तरीका क्रिप्टो करेंसी है। भारत के निवेशक क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए करते हैं। एक्सचेंज की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए निवेशक क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। ये क्रिप्टो एक्सचेंज क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर या डिजिटल पेमेंट के जरिए पेमेंट लेते हैं और बदले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का हिस्सा मिलता है। अब ये निवेश भी कई तरह का है, क्योंकि मान लीजिए एक क्रिप्टो कॉइन की कीमत 50 लाख रुपए है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $70,000 पहुंच गई है। तो आम निवेशक तो एक बिटकॉइन खरीद नहीं सकता, इसलिए उसे निवेश वाली पूंजी के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का आनुपातिक हिस्सेदारी मिलती है और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के साथ निवेशक की पूंजी बढ़ती या घटती जाती है। अब खतरा यह है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। मुनाफा जितना तेज हो सकता है, उससे भी ज्यादा नुकसान के खतरे। उदाहरण के तौर पर इथेरियम नाम की क्रिप्टो करेंसी ने 2021 में निवेशकों की पूंजी 400% से भी अधिक बढ़ा दी। डोजेकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी ने निवेशकों की पूंजी 5100% कम भी कर दी और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किन कारणों से क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा जोखिम तो यह है कि क्रिप्टो में निवेश रेगुलेटेड नहीं है। अगर भारत सरकार इसके रेगुलेशन के लिए कानून बनाती है और क्रिप्टो अगर भारत में बैन हो जाता है, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ निवेशक का ही होगा, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज तो पैसा कमा लेंगे, वो निवेश पर भी चार्ज लेते हैं और निकासी पर भी भारी भरकम चार्ज वसूल करते हैं। 16 एक्सचेंज है हिंदुस्तान में इस वक्त क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। इतना लंबा चौड़ा, इतना पुराना इतिहास है इक्विटी मार्केट का, और 2 एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। बात सिर्फ ये कि जो खरीदने और बेचने के बीच में भाव का जो अंतर होता है, वो बड़ी और मोटी कमाई है इन सारे एक्सचेंजेस के लिए और इन सारे एडवर्टाइजमेंट देने वाले लोगों के लिए। और इसी वजह से ये बड़े बड़े पैसे देकर वो बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कर पाते हैं अपनी क्रिप्टो का विज्ञापन देने के लिए या अपने एक्सचेंजेस का विज्ञापन देने के लिए। इन लोगों ने तो पैसा बना लिया। जो भी एक्सचेंजेस है, देखिए उनका तो कुछ गया नहीं, उनका तो प्लेटफॉर्म है। अगर लोग आकर क्रिप्टो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आज भी जो लोग फंसे हैं, जो लोग बेच नहीं जाएंगे, बिका या नहीं बिका उनकी रिस्क है, पैसे उनके लगे हैं। एक्सचेंजेस को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में निवेश किया होगा, अपने सिस्टम प्रोसेस में निवेश किया होगा, उससे तो कहीं ज्यादा पैसा वो बना चुके हैं। तो इस लिहाज से तो यही कहा जा सकता है कि जब तक भारत में कानून बन नहीं जाता, तब तक क्रिप्टो के निवेशकों के पास मौका है और वो रुझान दिख भी रहा है, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी के बाजार में गिरावट देखी गई तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में निवेश भी बढ़ता दिखाई दिया। यहाँ क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत में ही क्यों कानून बनाया जा रहा है। तो जरा इस आंकड़े पर गौर करें। पूरी दुनिया में क्रिप्टो के निवेशकों में से 10 करोड़ निवेशक भारत के हैं और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां के निवेशक सिर्फ 2 करोड़ 74 लाख हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां सिर्फ 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है और चौथे नंबर पर नाइजीरिया जैसा मुल्क है, जहां के 1 करोड़ 30 लाख निवेशकों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। रूस, ईरान और तुर्की जैसे देशों ने तो क्रिप्टो पर आंशिक बैन और चीन ने तो पूरी तरह बैन लगाया हुआ है। बाकी बचा कौन? भारत। और भारत के ही लोग सबसे ज्यादा क्रिप्टो कारोबार को बढ़ा रहे हैं, इसलिए भारत को कानून बनाना पड़ रहा है। हालांकि ये केवल भारत की चुनौती नहीं है, पूरी दुनिया का चैलेंज है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों सिडनी डायलॉग में क्रिप्टो को लेकर क्या कहा था, उसे भी सुनो। टू क्रिएट standards and norms for data governance and for cross-border flow that protect and secure data. Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up
in wrong hands which can spoil our youth. हालांकि क्रिप्टो करेंसी का सच पूरी दुनिया को कबूलना पड़ा है, क्योंकि ये न्यू एज जनरेशन का नया एसेट क्लास है जो वर्चुअल दुनिया में क्रिएट हुआ है। इसमें हाई फाई टेक्नोलॉजी शामिल है, किसी का कोई दखल नहीं है, इसलिए नौजवान पीढ़ी को ये लुभाता भी है। लेकिन हर लुभावनी चीज की तरह इसके खतरे भी बड़े हैं, और इसी खतरे से भारतीय निवेशकों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक अपनी करेंसी ला रही है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्रिप्टो बंद होने के साथ साथ ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये फ्यूचर की करेंसी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंसी है, कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए। आरबीआई आपको एक ऐसी करेंसी दे रहा है, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कोई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खराब है, खिलाफ है तो उस चीज के कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से कई लोग बिना सोचे समझे अपना गाढ़ा पैसा इसमें निवेश कर रहे हैं और जिन्हें अल्टीमेटली फंसना है। तो आरबीआई ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, डिजिटल करेंसी फ्यूचर है, एक से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना, लेन देन करना आसान है, हम लेकर आएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो आई एम श्योर आरबीआई आपको एक ऑप्शन देगा कि एक तरफ आपके पास नोट है, रुपए है, या फिर आपका बैंकिंग सिस्टम है जिससे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, दूसरी तरफ आपके पास डिजिटल करेंसी है, उससे भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो मेरे ख्याल से टैक्स जो लगेगा वो सिर्फ कमाई पर लगेगा, इन ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा। ये होना चाहिए, बाकी तो फाइनल गाइडलाइंस आने पर पता चलेगा। और इसीलिए भारत ने डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हो रहे एक नए तरीके के चैलेंज का सामना करने का फैसला किया है, और अब क्रिप्टो जैसी दर्जनों वर्चुअल करेंसीज के अंधाधुंध कारोबार को क्लियर कर भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी हो रही है। अंतरिक्ष से एक बड़ा खतरा धरती की ओर आ रहा है। ये खतरा है एस्टेरॉयड का, यानी उल्कापिंड का। दुनिया को उल्कापिंड से बचाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट में एक स्पेस क्राफ्ट लगा है जो धरती की तरफ बढ़ रहे उल्कापिंड की दिशा बदलेगा, और ये सब कुछ होगा पृथ्वी से 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर। देखिए नासा का मिशन डार्ट। पृथ्वी का डिफेंस सिस्टम GART अंतरिक्ष में दुश्मन को देगा टक्कर। देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनाती की जाती है, लेकिन यह कहानी पूरी धरती के सुरक्षा कवच की है जो पृथ्वी से करीब 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर होगा। यह नासा का वो मिशन है जो धरती को उल्कापिंड के खतरे से बचाएगा। यह है मिशन डार्ट, यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and liftoff of the Falcon 9 and DART। और फिर लॉन्च हुआ दुनिया का पहला ऐसा मिशन जो किसी उल्कापिंड की दिशा और गति बदलने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे नासा ने आज कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 11:50 पर यह लॉन्चिंग हुई। स्पेसक्राफ्ट को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना किया गया। लॉन्चिंग के कुछ देर बाद डॉट स्पेसक्राफ्ट का होलोड बूस्टर से अलग हुआ, और आप जानते हैं कि पृथ्वी को बचाने के इस मिशन की टेस्टिंग कितनी दूर होगी। पृथ्वी से करीब 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर। सबसे पहले आपको नासा के इस मिशन के बारे में बताते हैं। नासा इस मिशन के जरिए जो पता लगाएगा कि पृथ्वी की तरफ बढ़े किसी एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट या उसकी रफ्तार को कैसे बदला जा सकता है। नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्ट्रॉयड डिमोफोर्स से टकराएगा। उल्कापिंड से डार्ट टकराने के बाद यह पता लगेगा कि इसमें किसी एस्ट्रॉयड की दिशा को कितना बदला जा सकता है, क्या उसे दूसरी कक्षा में शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, अगर आप तेज गति से चल रहे हैं तो कोई चीज किसी सामने वाली चीज से आकर टकराती है तो जाहिर है आपकी दिशा और गति दोनों में बदलाव होता है। ठीक वैसे जैसे साइंटिस्ट एक डेमो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मिशन 10 महीने लंबा चलने वाला है, यानी आज लॉन्च हुआ यह स्पेसक्राफ्ट अगले साल 2022 के सितंबर में उल्कापिंड के पास पहुंचेगा।
डार्ट का टारगेट है मूनलाइट, जिसे डिफॉर्म्स कहा गया है। ये एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। डिफॉर्म्स चट्टान के एक टुकड़े के चक्कर लगा रहा है जो उससे भी 5 गुना बड़ा है, जिसे डिडिमॉस कहा गया है। बड़ा हिस्सा है डिडिमॉस और छोटा हिस्सा डिफॉर्म्स, जिसे नासा का डार्ट टकराएगा। अब आपको समझाते हैं कि ये मिशन काम कैसे करेगा। प्लान ये है कि नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे डिफॉर्म्स से टकराएगा। डिफॉर्म्स अभी डिडिमॉस के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसका अपनी एक ऑर्बिट है। अब डार्ट तेज गति से एस्ट्रॉयड से टकराएगा तो उसकी रफ्तार में करीब 1% की कमी आएगी। इससे उसका ऑर्बिट बदलने की संभावना है और इसका मतलब यह है कि टक्कर के बाद उल्कापिंड नए ऑर्बिट में शिफ्ट होगा और पृथ्वी के रास्ते से खतरा हट जाएगा। नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट जिसे टारगेट कर रहा है वो एक बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम के 2 हिस्से हैं, यानी 2 उल्कापिंड का समूह, इसलिए उसे डिडिमॉस का नाम दिया गया है। ग्रीक भाषा में शब्द का मतलब होता है जुड़वा और यही वजह है कि डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट के लिए नासा की टीम ने डिडिमॉस सिस्टम को चुना। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में एक ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम कंट्रोल करेगा, लेकिन इससे पहले डार्ट की इस यात्रा के आखिरी घंटों तक भी उसे नासा के फ्लाइट डायरेक्टर गाइड करेंगे। लेकिन जब ये उल्कापिंड से टकराएंगे तो ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम से इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? क्या एस्ट्रॉयड और स्पेसक्राफ्ट की टक्कर को देखा जा सकेगा? इसके लिए जरूरी है डार्ट स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानना। 6.2 फीट की लंबाई और 610 किलो वजन वाले इस स्पेसक्राफ्ट के 2 सोलर पैनल विंग्स भी हैं। स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है इंपैक्टर, जिससे कुछ कैमरे लगाए गए हैं। इंपैक्टर स्पेसक्राफ्ट का वही हिस्सा है जो उल्कापिंड से टकराएगा। कुछ कैमरे एक मिनी स्पेसक्राफ्ट पर भी लगाए गए हैं, जिसका साइज एक ब्रीफकेस जितना है। ये मिनी स्पेसक्राफ्ट डार्ट के उल्कापिंड से टकराने के करीब 10 दिन पहले अलग हो जाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, तस्वीरें और उल्कापिंड से डार्ट के टकराने का वीडियो भी। यानी अक्टूबर 2022 में जब यह स्पेसक्राफ्ट उल्कापिंड से टकराएगा तो इसकी लाइव तस्वीरें भी नासा तक पहुंचेंगी। डार्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट की क्षमता को परखेगा। ये देखा जाएगा कि क्या ये एस्ट्रॉयड के रास्ते या उसकी रफ्तार को अपनी तेज गति से बदल सकता है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट का मकसद भी यही है कि अपनी रफ्तार से वो एस्ट्रॉयड को कम से कम इतना ढकेल सके कि हमारा ग्रह खतरे से बाहर रहे। इस मिशन में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो 2026 में एक और मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो फिर से डिडिमॉस और डिफॉर्म्स नाम के 2 उल्कापिंडों की स्थिति की जानकारी लेगा और ये पता लगाएगा कि नासा के डार्ट मिशन में क्या बदलाव किए गए हैं। यानी पृथ्वी को सुरक्षित रखने वाला ये डिफेंस सिस्टम भविष्य में अंतरिक्ष में कई संभावनाओं से भी टकराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नासा ने जिस मिशन को आज लॉन्च किया है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए कई प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, यहां तक कि डेटा कलेक्शन के लिए एस्टेरॉयड पर लैंडिंग भी की गई है, लेकिन ये ऐतिहासिक है। Actually hitting an asteroid dead on with a direct hit is something that has never been done before, so it would be a first human achievement. तो अंतरिक्ष में दुनिया को बचाने का मिशन शुरू हो गया है। ये पहला मौका है जब अंतरिक्ष में उल्कापिंड की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कारनामा कैसे होगा और नासा इस असंभव से लगने वाले काम को कैसे अंजाम देगा? आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे। नासा के डार्ट मिशन की लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का निचला हिस्सा यानी लोअर स्टेज धरती पर वापस लौटा और प्रशांत महासागर में तैरते एक पोत पर लैंड हुआ। रॉकेट का ये वो निचला हिस्सा है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डार्ट स्पेसक्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं होगा। वो डिमोर्फस नाम के एस्ट्रॉयड से टकराने, क्रैश होने के बाद ही अपने मिशन में सफल हो पाएगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? उल्कापिंड का ये खतरा पृथ्वी के लिए कितना बड़ा है? जब ये मिशन अगले साल सितंबर में इस एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा तो ये जो इसका जो छोटा कंपोनेंट है ये उसको हिट करेगा। जब ये छोटे के ऊपर ये जाकर हिट करेगा तो उसकी जो परिभ्रमण काल है उसमें कुछ मिनट का अंतर आ जाएगा। एक किस्म से आप ये समझिए कि उसके जो ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, जैसे कि उसकी सूर्य से दूरी में जरा सा फर्क आएगा, उसका पीरियड जो है सूर्य के चारों ओर घूमने का उसमें भी जरा फर्क आएगा। पृथ्वी से बेहद दूर
इन खगोलीय घटनाओं से बेशक हमें सीधे तौर पर फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि इनका प्रभाव हमारी आंखों के सामने हर रोज दिखाई नहीं देता, लेकिन एक उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना पल भर में सब कुछ तबाह कर सकता है। 1908 में साइबेरिया के एक हिस्से में उल्का पिंड गिरा। ये करीब 40 मीटर का था, लेकिन इससे साइबेरिया में जंगल के जंगल तबाह हो गए। एक उदाहरण से समझें तो उल्का पिंड से तबाह हुआ इलाका लंदन शहर जितना बड़ा था। डार्ट जिस एस्ट्रॉयड से टकराएगा उससे हमें असल में कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले पृथ्वी से एक प्रलयकारी उल्का पिंड टकराया था और पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए। लेकिन ये एस्ट्रॉयड उस उल्का पिंड से बेहद छोटा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि भविष्य में छोटे एस्ट्रॉयड्स ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। हर साल हजारों उल्का पिंड धरती के वातावरण में आते हैं, लेकिन हर उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता नहीं है, बल्कि उससे पहले ही बिखर जाता है। अब तक 10 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉयड्स का पता चला है, जिनमें से 27,000 उल्का पिंड ऐसे हैं जो पृथ्वी से उतना दूर हैं जितना कि सूरज, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर। सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन अगर कोई 100 मीटर का एस्ट्रॉयड भी धरती से टकराता है तो ये एक पूरे महाद्वीप को तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एस्ट्रॉयड्स की स्पीड और दिशा में छोटा सा बदलाव भी बड़ा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में जो एस्ट्रॉयड्स हैं उनकी आपसी दूरियां बहुत ज्यादा हैं। आपस की दूरियां कई करोड़ किलोमीटर हो सकती हैं, तो इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि किसी एक एस्ट्रॉयड को हम उसकी दिशा से जरा सा विचलित करें तो किसी और एस्ट्रॉयड पे फर्क पड़ेगा। यानी नासा जिस मिशन को अभी अंजाम दे रहा है उससे उल्का पिंड को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके रास्ते को बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एंटार्क्टिका, वो महाद्वीप जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जहां आम इंसान आसानी से पहुंच भी नहीं सकता, और अगर पहुंच भी जाए तो चुनौतियां भी बड़ी हैं। उसी बर्फीले महाद्वीप पर एक एविएशन कंपनी ने इतिहास रचा है। एंटार्क्टिका में एयरबस A340 की लैंडिंग हुई है। पिछले कई वर्षों से इसके ट्रायल चल रहे थे और अब जाकर ये सफल हो पाया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो अब आप तस्वीरों में देखने वाले हैं। दूर तक कोई एयरपोर्ट नहीं, तो फिर ये विमान जिसके अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी लैंडिंग कहाँ होगी? गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप एक ऐतिहासिक उड़ान को देख रहे हैं और इसकी लैंडिंग भी हिस्टोरिक होने वाली है। ये लैंडिंग होने वाली है अंटार्कटिका में, जहां बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और आज से पहले इस महाद्वीप पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 290 लोगों की क्षमता वाला विमान एयरबस A340 बर्फीले रनवे पर लैंड हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली एक एविएशन कंपनी हाई फ्लाई ने इसे मुमकिन करके दिखा दिया। हाई फ्लाई 801 पैसेंजर प्लेन ने जब अंटार्कटिका में सफल लैंडिंग की तो इतिहास बन गया। हाई फ्लाई 801 की इस फ्लाइट ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से उड़ान भरी थी। 5 घंटे के सफर के बाद ये अंटार्कटिका पहुंचा। अंटार्कटिका में साल के ज्यादातर वक्त बर्फ जमी रहती है। ऐसे में यहाँ रनवे तैयार कर पाना भी एक बड़ा टास्क था। इससे पहले साल 2019 और 2020 के बीच हाई फ्लाई की इस फ्लाइट के लिए कई ट्रायल किए गए थे। अंटार्कटिका में बेशक कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन कई एयर स्ट्रिप और रनवे बनाए जा चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.